इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास कौन सी इंश्योरेंस होनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हॉस्पिटल में कैसे एडमिट होना है, उनको क्या बताना है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको। और तीसरी बात मैं कवर करूंगा कि ईआई कैसे आप ले सकते हो एज ए स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या ऑन अ वर्क परमिट आप ईआई कैसे ले सकते हो। तो हाँ भाई, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ बाहर 20 डिग्री है। मैंने टी शर्ट में निकला हूँ अभी और मैं आज जा रहा था हॉस्पिटल, तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा हॉस्पिटल दिखाएं कि किस तरह का हॉस्पिटल होता है, यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल जा सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेसिकली आपको यूहिप कार्ड चाहिए होता है अपना, जो आपकी यूनिवर्सिटी हेल्थ प्लान होता है उसका आपको कार्ड चाहिए होता है। बट मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि बेसिकली हॉस्पिटल का प्रोसीजर क्या होता है। मैं क्यों जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने थे, तो चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और पूरा एक हफ्ता एडमिट था, क्योंकि मुझे बायलैटरल निमोनिया हो गया था। बहुत खतरनाक बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को हो ही बीमारी, और इसलिए थोड़ी वीकनेस भी हो गई मुझे। एक हफ्ते में हॉस्पिटल में था तो काफी डॉक्टर्स ने देखा और लाइक सारी टीम ने देखा, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। अब जाके मैंने खाली डॉक्टर्स नोट लेना है जो मैंने अपने एम्प्लॉयर को देना है। तो यहाँ पे सिस्टम होता है कि अगर आप मेडिकली इल हो तो आपको काम पे जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको पे करती है पैसे। और वो किस तरह करती है, वो ईआई के थ्रू करती है। तो अभी तो हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद में आपको क्योंकि मैं लेट भी हो रहा हूँ, तो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। वापस आके घर में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट कैसे हो सकते हो, इमरजेंसी में कैसे जा सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आप एम्प्लॉय इंश्योरेंस कैसे ले सकते हो, सिकनेस बेनिफिट्स, क्योंकि मैंने भी वो लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी होने वाली है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास कौन सी इंश्योरेंस होनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हॉस्पिटल में कैसे एडमिट होना है, उनको क्या बताना है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको। और तीसरी बात मैं कवर करूंगा कि ईआई कैसे आप ले सकते हो एज ए स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या ऑन अ वर्क परमिट आप ईआई कैसे ले सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल भी थोड़ा सा दिखाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी जाके वहां से कलेक्ट करते हैं। स्कारबरो सेंटेनरी हॉस्पिटल है इसका नाम, और इसकी ये पार्किंग से अभी पहुंचे हैं और काफी रश है इधर। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल से ज्यादा मॉल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अंदर दुकानें भी बहुत सारी बनी हुई हैं। तो अब मैं अभी दिखाता हूँ, टिम हॉर्टन्स है, 2-3 और दुकानें खाने पीने की। सो अंदर जाके लगता है कि नीचे मॉल है, ऊपर हॉस्पिटल है। तो चल के देखते हैं हॉस्पिटल भी। तो अंदर से हॉस्पिटल कुछ इस तरह का लगता है। यहाँ पे रश भी आज काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह की पेशेंट चेक इन मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं कि अगर आप आओ तो अपना हेल्थ कार्ड नंबर इसमें डालो और फिर आपको एडमिट कर लेते हैं कि, लेकिन मुझे याद ही नहीं है। आगे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क लगा हुआ है, ये नर्स चल के आ रहा है। शॉपर्स ड्रग मार्ट है, अगर कुछ दवाई ववाई लेनी हो। फिर ये एक कैफ़े है यहाँ पे अच्छा सा, और यहाँ पे काफ़ी दुकानें अलग अलग किस्म की। One eternity later. तो पहले हम यहाँ का मेडिकल सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं कनाडा का, कि किस तरह का होता है। यहाँ पे हेल्थ केयर सबको फ्री दी जाती है, सारे सिटीजन्स को फ्री दी जाती है। और जो स्टूडेंट और वर्कर होते हैं उनकी कोई ना कोई हेल्थ पॉलिसी होती है। अगर उनकी हेल्थ पॉलिसी नहीं होती तो फिर उनका मेडिकल बिल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हेल्थ केयर बिल लोगों का बहुत ज्यादा आता है। एंड बाय बहुत ज्यादा आई मीन कि सच में लाखों डॉलर तक बिल चला जाता है एक सर्जरी के लिए। और यहाँ पे वेट टाइम्स बहुत ज्यादा हैं। लाइक अगर आपको कोई माइनर से माइनर भी इश्यू आ जाता है तो आपको उसके लिए कम से कम भी महीनों का इफ नॉट सालों का वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा बर्डन है। बहुत मुश्किल होता है जनरली लोगों को ऐसे अपॉइंटमेंट्स लेना। मेरा डॉक्टर्स नोट था तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं की और फौरन ले लिया इमरजेंसी में। लेकिन इस वीडियो में अब जानते हैं कि लाइक आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो देखो, आपको यूनिवर्सिटी की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़नी है। जब आप यहाँ पे कनाडा लैंड होते हो उससे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछो कि भाई मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। टिपिकली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज आपको आपकी फीस में वो चार्ज करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है। तो अपनी फीस चालान देखना, जो वाउचर आपको मिलता है उसमें देखो कि हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है कि नहीं। नहीं है तो उनसे पूछो कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ आपसे, और उसकी क्या प्राइस होगी। वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेडिकल का इलाज बहुत महंगा है, हजारों डॉलर लग जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो मेरी अपनी है, मैं पे करता हूँ $756 एवरी ईयर। हर साल के $756 होते हैं। उसके बाद एक एक्सटेंडेड डेंटल पॉलिसी देता है मेरी यूनिवर्सिटी, तो उसके कोई $300 होते हैं। तो $1000 की मेरी इंश्योरेंस है साल की।
लेकिन ये ज्यादा लगती है, लेकिन इससे आपके काफी ज्यादा डॉलर बच सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो आपने सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना है कि मुझे हेल्थ पॉलिसी चाहिए और उसके क्या चार्जेस होंगे। यूजुअली यूनिवर्सिटी की हेल्थ पॉलिसी सस्ती होती है, तो कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटी से ही अपनी हेल्थ पॉलिसी लें। इफ नॉट, अगर वो आपको नहीं दे हेल्थ पॉलिसी, तो आप किसी प्राइवेट हेल्थ कंसल्टेंट से अपनी पॉलिसी लें। लेकिन प्राइवेट पॉलिसी ले लें, ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ डॉलर बचाने के लिए आपकी एंड में बहुत ज्यादा आपके डॉलर खर्च हो सकते हैं। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी हेल्थ पॉलिसी होती है उसको कहते हैं यूहिप, जो होती है यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो यहाँ पे सिटीजन होते हैं उनको गवर्नमेंट देती है ओहिप पॉलिसी। ओहिप मींस ओंटारियो हेल्थ पॉलिसी। उसी तरह यूहिप होती है सेम एज ओहिप फॉर यूनिवर्सिटी हेल्थ पॉलिसी। तो उसका काउंटर पार्ट होती है फॉर पीपल हु आर नॉट सिटीजन। जैसे आप सिटीजन नहीं हो तो फिर आपको यूहिप मिलेगी। और प्राइवेट जो इंश्योरेंस होती है वो भी यूहिप की तरह ही होती है, वो मेजर आपका खर्चा कवर कर देती है। तो ये तो डिफरेंस था बिटवीन ओहिप, यूहिप एंड प्राइवेट इंश्योरेंस। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये मिलती कहाँ से, आपकी यूनिवर्सिटी से ही मिलती है आपको। इसकी कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, यूहिप के लिए डॉक्यूमेंट ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होते, वो बस देखते हैं आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास, आपकी यूनिवर्सिटी के एक रेफरल लेटर होना चाहिए। यूजुअली आपकी यूनिवर्सिटी ही प्रोसेस करके देती है, सो आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है यूहिप। कनाडा में मेडिकल इतना महंगा है कि अगर आपको खाली डॉक्टर को विजिट करना हो, जैसे आपके सर में दर्द हो और आपको दवाई का पूछना हो, तो वो आपसे 100 से $150, $100 to $150 चार्ज करते हैं जस्ट फॉर वन कंसल्टेशन। तो मतलब आपको पता चले कि कनाडा में कितनी महंगाई है, डॉक्टर्स की फीस कितनी ज्यादा है। और अगर आपके पास कोई हेल्थ पॉलिसी है तो आपके बहुत से डॉलर्स बच सकते हैं इससे। अच्छा, ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए और स्टडी परमिट होल्डर्स के लिए। लेकिन उनका क्या, जो वर्क परमिट पे और पीआर पे है, तो उनके लिए उनका जो एम्प्लॉयर होता है, अगर आप किसी अच्छे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, तो वो आपको बेसिकली एक हेल्थ पॉलिसी देता है और उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। तो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है, लेकिन जो पीपल हु आर ऑन देयर वर्क परमिट उनको पे नहीं करना पड़ता। तो उनके पास एक एडवांटेज होता है, फ्री में उनको सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं क्योंकि उनका एम्प्लॉयर पे कर रहा है उनके लिए। अच्छा, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट कैसे होना है। अगर आपको कोई बीमारी हो, कोई मेजर बीमारी हो, तो आपने हॉस्पिटल में एडमिट कैसे होना है। सो बेसिकली आपने डायरेक्ट नहीं जाना हॉस्पिटल, क्योंकि आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कनाडा में बहुत शॉर्टेज चल रही है नर्सेस की और मेडिकल डॉक्टर्स की, तो आपको डायरेक्टली तो कोई हॉस्पिटल नहीं लेगा। सो बेटर ये है कि आप सबसे पहले जाओ किसी फिजिशियन के पास, जनरल फिजिशियन के पास, या किसी भी वॉक इन क्लिनिक पे जाओ। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने अपना फोन लेना है, फोन पे आपने खोलना है गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स से आपने लिखना है कि वॉक इन क्लिनिक नियर मी, या खाली वॉक इन क्लिनिक आप लिख दें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल मैप्स मैंने खोला, मैंने सर्च किया वॉक इन क्लिनिक। इस तरह से आपने वॉक इन क्लिनिक सर्च करना है और जो भी आसपास आपके वॉक इन क्लिनिक होगा आपको मैप दिखा देगा। आपने जाने से पहले कॉल कर लेनी है उनको कि यार मैं इस तरह वॉक इन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू पेशेंट्स। तो वो आपको बता देंगे कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो करें तो वेल एंड गुड, वरना आप किसी दूसरे क्लिनिक पे कॉल करो। अच्छा, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जाने से पहले आप हमेशा कॉल कर लिया करो, ताकि आपका टाइम बचे और ऐसे नहीं हो कि आप वहां जाओ और वो आपको एक्सेप्ट नहीं करें। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल बिफोर गोइंग देयर। अच्छा, तो जब आप मेडिकल क्लिनिक पे पहुंचो तो आपने करना ये है कि आपने उनको अपनी सिचुएशन बतानी है कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये फील हो रहा है। जो भी आपका मसला है अपने डॉक्टर को बताना है। डॉक्टर करेगा कि आपको या तो दवाई दे देगा वो, और अगर उससे वो मसला हल नहीं होता तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे एक लेटर बना के दो। इट्स मोर लाइक अ कंसल्टेशन लेटर, और एक रेफरल लेटर बना के दो कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है, मुझे इमरजेंसी में एडमिट होना है। तो बेसिकली डॉक्टर आपको एक लेटर बना के देगा, उसमें वो लिखेगा कि दिस पेशेंट नीड्स टू बी एडमिट इन इमरजेंसी। इस तरह का लेटर आपने उससे बनवा लेना है। अच्छा, तो डॉक्टर आपको एक इमरजेंसी लेटर बना के देगा कि इस पेशेंट को इमरजेंसी में जाना चाहिए, या दिस पेशेंट नीड्स टू बी इन इमरजेंसी, और इसका चेकअप करना चाहिए। आपने वो लेटर लेके जाना है और हॉस्पिटल की इमरजेंसी वाली वार्ड में जाना है। मेन हॉस्पिटल में मत जाना। हॉस्पिटल के साथ एक इमरजेंसी एंट्रेंस होती है, तो वहां पे आप जाना, वहां से टोकन लेना पड़ता है आपको। सबसे पहले हर हॉस्पिटल में होता है ओंटारियो में कि आपने पहले टोकन लेना है, अपनी बारी का वेट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करो कि आपके पास हैं। तो जब आपकी बारी आए तो आपको बुलाएंगे। आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर्स नोट उनको दिखाना है और आपने बताना है कि आपको क्या मसला है और ये क्यों नहीं हल हो सकता आउटसाइड ऑफ द इमरजेंसी। फिर वो लोग आपको असेस करेंगे, कुछ आपसे सवाल करेंगे, और फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि आप फिट हो मतलब, तो आपको जाने देंगे। और अगर उनको लगता है कि आप सच में आपको कोई मसला है तो फिर वो आपको एडमिट कर लेंगे। एडमिट करने से पहले वो आपकी यूहिप पॉलिसी या ओहिप का पूछेंगे। तो यूजुअली वो ओहिप कार्ड मांगते हैं क्योंकि वही चलता है। सिटीजन्स के पास ओहिप होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। तो आपने उनको अपना यूहिप देना है।
आपने बोलना है कि मेरे पास यूहिप कार्ड है, ये उसका नंबर है, आप एक प्रिंट आउट, मैंने एक प्रिंट आउट करवा लिया था और आपके लिए भी यही है कि आप एक प्रिंट आउट करा के हॉस्पिटल के पास ले जाओ और उनको बोलो कि मेरे पास यूहिप कार्ड है, तो उनको यूहिप की सारी इन्फॉर्मेशन दो अपनी। उसके बाद वो आपसे फॉर्म फिल कराएंगे और आपको एडमिट कर लेंगे। बस इतना सा आपने करना है। उसके बाद वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देंगे आपके ऊपर और आपने कुछ चार्ज नहीं भरना। यूजुअली यूहिप में वो कहते हैं कि 4 दिन तक आपका हॉस्पिटल का 100% खर्चा, अप टू 125% खर्चा जो है वो यूहिप देता है, आपको कुछ पे नहीं करना आउट ऑफ पॉकेट। लेकिन अगर आपको 4 दिन से ज्यादा लग जाए तो फिर आपको उसका कोई प्रीमियम पे करना पड़ता है, वरना यूहिप 4 दिन तक सब कुछ कवर करता है। और क्योंकि कनाडा के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बहुत बर्डन है, उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे इमिग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, 1.1 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, खाली जो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं जो सिटीजन हैं। तो इस हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा बर्डन है। तो आपकी बीमारी बहुत ही कोई इस तरह की होनी चाहिए जिसका कोई इलाज नहीं है और मतलब वो इमरजेंसी में ट्रीट होगी, तो उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। वरना अगर आपके हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, तो आपको इमरजेंसी में एंट्रेंस नहीं मिलती और वो आपको शायद ये भी बोलें कि आप ये दवाई लेके घर चले जाओ। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है EI, एम्प्लॉय इंश्योरेंस। EI जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो आपको पे करती है। लेट्स से अगर आप बीमार होते हो और आपका एम्प्लॉयर आपको पे नहीं करता, अगर आप सैलरी पे नहीं हो और आप अर्ली वेज पे हो, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं अर्ली वेज पे, तो अगर एम्प्लॉयर आपको पे नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी, क्योंकि आपके हर पे चेक में EI जाता है। अगर आप अपना पे चेक खोल के देखो तो उसमें लिखा होगा डिडक्शंस के अंदर EI लिखा होता है सबसे ऊपर, फिर CPP होता है जो पेंशन प्लान आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो EI बेसिकली ये है कि अगर आपकी जॉब चली जाए या आप कोई मैटरनिटी लीव पे हो या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई मेडिकल इश्यू हो, तो आपको EI पेमेंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। EI की पेमेंट जो होती है वो $600 तक होती है पर वीक, और जो कि बनता है $2400 पर मंथ। ये इतना नहीं बनेगा जितनी आपकी यूजुअल सैलरी है, लेकिन कुछ तो है, लाइक इट्स अ कॉम्पनसेशन, और आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर बीमार हो तो आपको $0 मिल रहे हैं। और अगर आपको चेक करना है कि EI के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर वीडियो आ रही होगी या वहां पे वीडियो आ रही होगी, आप चेक कर लेना। मैंने फुल प्रोसेस बताया कि हाउ टू अप्लाई फॉर EI एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्क परमिट होल्डर। आप EI के लिए भी क्वालिफाई करते हो अगर आपकी जॉब चली जाए या आप मैटरनिटी लीव पे हो या फिर आपका कोई सिकनेस का इश्यू, आप कोई बीमार हो, तो फिर आप EI के लिए अप्लाई कर सकते हो। EI का जो प्रोसेसिंग टाइम है बेसिकली वो 3 से 4 हफ्ते होता है और उसके बाद आपको पेमेंट आना शुरू होती है। लेकिन जो पहला हफ्ता आपका होता है जब आपने अप्लाई किया होता है उसमें आपको पेमेंट नहीं मिलती। सो आप ट्राई करना कि आप जल्द से जल्द EI अप्लाई करो। जैसे ही आप बीमार हो, जैसे ही आप काम छोड़ो तो आप फौरन EI अप्लाई कर दो। उसके बाद जो है वो आपके एम्प्लॉयर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो उनको देता है। आपने बेसिकली क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर को बोलना है कि यार मेरे रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है आप सबमिट करा दें। उसके बाद गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली वो रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आते हैं और फिर आपकी पेमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टडी परमिट होल्डर या वर्क परमिट होल्डर हो तो आपने सबसे पहले तो अपना वो डॉक्यूमेंट स्टडी परमिट या वर्क परमिट का सबमिट कराना है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। आपने EI की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे खाली लिखना है EI कैनेडा, उस पे जाके आपने क्वेश्चनर फिल करना है। वो बेसिकली 10 क्वेश्चन का होता है और आपने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल आउट द फॉर्म फॉर EI। और बेसिकली बहुत ईजी है। इसके लिए आपने खाली अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है एम्प्लॉयर की, उनको सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपने अपना स्टडी परमिट और वर्क परमिट सबमिट कराना होता है उसी वेबसाइट पे। उसके बाद उसी वेबसाइट पे फिर आपको जाके एक डिसीजन मिलता है आफ्टर 3 to 4 वीक्स ऑफ एप्लीकेशन, एंड होपफुली आपको ज्यादा से ज्यादा EI मिल सकती है। फिर आपको पता चलता है कि मैं एक्सेप्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ, और एक्सेप्टेंस के 1 से 2 हफ्ते बाद आपको पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। तो बेसिकली आपने अपना बैंक इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर डालना होता है। तो आपने करना ये होगा कि आपने माई सर्विस कनाडा पे एक अकाउंट बनाना होगा, उसके अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। इसको अपनी GIC वाले अकाउंट से लिंक कर देना और बेसिकली वही उसका लॉगिन पासवर्ड होता है। उसके बाद आपने अपने रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें सबमिट कराने हैं, अपने टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, अपना वर्क परमिट स्टडी परमिट उसके अंदर सबमिट कराना है। आप उनको कॉल करना, फॉलो अप कॉल के देखो मैंने एम्प्लॉय इंश्योरेंस की एप्लीकेशन सबमिट कराई है और मुझे पेमेंट कब आना शुरू होगी। तो जैसे आप कॉल करोगे उनके सिस्टम में आ जाएगा और हो सकता है वो आपको जल्दी करके दे दें उनके सिस्टम में। तो कॉल करना मैं बहुत रेकमेंड करूंगा कि आप उनको कॉल करो और उनको अपनी सिचुएशन बताओ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक नए स्टूडेंट हो और कनाडा आने का प्लान कर रहे हो और कनाडा आना चाहते हो, ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। उसमें मैंने बताया कि एडमिशन क्राइटेरिया कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटीज का और उसको फुलफिल कैसे करना है, और बेसिकली एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया कि आप एक नए स्टूडेंट कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। और अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो या PR पे हो
और यहाँ पे गाड़ी लेना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया कि गाड़ी लेते कैसे हैं और उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। Ladies and gentlemen,